दोस्तों, पिछले भाग में आप जान चुके हैं कि मधुबाला का फिल्मों में पदार्पण कैसे हुआ और फिल्म महल के निर्माण के दौरान कमाल अमरोही से मधुबाला की निकटता और कमाल अमरोही का शादी से साफ इनकार करना। अब इसके बाद की कहानी पेश है। मधुबाला की किस्मत भी अजीब थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। दुनिया की नज़र से उसे देखें तो उससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं था, लेकिन उसकी नज़र से देखें तो उससे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं था। बचपन में ही खुद को काम में खपा लिया और इस इंडस्ट्री ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। इसी दौरान एक बड़ी सी बीमारी ने भी उसे आ घेरा। वो बीमारी जिसने उसका आखिरी सांस तक साथ निभाया और दुखी होकर उससे कहा, मधु चल, मैं तुझे इस दुनिया की मुसीबतों से आज़ाद करती हूँ। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। मधुबाला उस समय 12 साल की रही होगी जब एक बार शूटिंग के लिए निकलते वक्त उसे खांसी आई और मुंह से कफ के साथ खून निकल आया। मधुबाला की अम्मी खून देखकर घबरा गई, लेकिन अताउल्ला खां को मालूम था कि प्रोफेशनल होना क्या होता है। उसे 9 बजे पहुंचने की ताकीद याद थी। उसने कहा, बेटी जल्दी अपना दूध खत्म करो, निकलना है। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपनी बच्ची को ऐसे न जाने दूंगी, उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। काफ़ी कहने सुनने के बाद खान उसे मलाड के एक डॉक्टर के पास ले गया। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप करके कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद मधुबाला शूटिंग के लिए आ गई। उस समय फिल्म फुलवारी की शूटिंग चल रही थी। खान ने मधुबाला को सख्त हिदायत दी थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें सुबह क्या हुआ था। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद की बात है, एक रात पार्टी में अताउल्ला खान ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। मटन, चिकन, शराब और भी न जाने क्या क्या। ओवर ईटिंग के चलते उनके पेट में दर्द और बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि कहीं उसे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका दर्द काफी भयंकर था। उसने डॉक्टर रुस्तम वाल्की से समय लिया और दिखाने पहुंचा। चेकअप के बाद सब सामान्य था। डॉक्टर ने कहा कि गैस के चेस्ट में चढ़ जाने के कारण इतना भयानक दर्द हुआ था। डॉक्टर ने देखा कि जब वो खान का चेकअप कर रहा था तो मधुबाला चुपचाप टेबल के पास बैठी थी। खान ने कहा, आप क्यों नहीं इसका भी चेकअप कर लेते। उसे उसके मुंह से खून आने वाली बात अचानक याद आ गई। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इस बार मामला सचमुच गंभीर था। डॉक्टर ने जो कहा उससे अताउल्ला परिवार पर गाज गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है। उस समय यह बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि तब इसकी सर्जरी भी आसान नहीं थी और न ही दवाइयां आसानी से मिल पाती थीं। सारे लोग घबरा गए। मधुबाला ने सबके चेहरे को देखा और जोर से हंसी। ये डॉक्टर तो वहम पैदा करते हैं, बस मुझे क्या हुआ है, अच्छी भली तो हूँ। मैं इतनी मोटी हूँ, इतना दौड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अताउल्ला खान ने डॉक्टर से कहा कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता न चले।
मधुबाला ने भी माँ को और बहनों को भी समझाया कि उसकी बीमारी का जिक्र किसी से भी न करें। उसने जैसे खुद भी अपने जहन से यह बात मिटा दी कि उसे कुछ हुआ है। उसने बीमारी को एक किनारे रखा और काम करती रही। उसका काम चलता रहा। महल के बाद उसके पास काम की कमी न थी। कभी उसके पास ढेर सारी फिल्मों का ढेर भी लगा रहता था, जिसमें कुछ फ्लॉप तो कुछ हिट थी। यह सिलसिला चलता रहा। इस चमकती दुनिया का यही सच है कि यहाँ दुख की कोई जगह नहीं है, अंधेरों की कोई बात नहीं, हार का कोई अस्तित्व नहीं। यह झिलमिलाती बस्ती जिसे बॉलीवुड कहते हैं, न जाने कितने आंसुओं की बुनियादों पर खड़ी है। कितनों को यहाँ खुद को भीतर ही भीतर मारना पड़ा। यहाँ के नियम ही कुछ ऐसे हैं। वो जानती थी कि इस बीमारी की खबर अगर इंडस्ट्री को लगी तो उसे झट से निकाल बाहर फेंका जाएगा। वो सारा दर्द अंदर ही अंदर पीती रही और इस चमकते संसार को मुस्कुराहटें परोसती रही। उसने अपनी बीमारी से कहा, चुपचाप खड़ी रहो शरीर के कोने में, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते और वो मुस्कुराते हुए काम पर चल देती। उसने अपनी बीमारी से कहा, चुपचाप पड़ी रहो शरीर के कोने में, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं। डॉक्टर्स उसे आराम करने की सलाह देते और वो मुस्कुराते हुए काम पर चल देती। लेकिन मुस्कुराहटों से बीमारी को छुपाया तो जा सकता था, उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। सो वो अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। आखिर दर्द और मुस्कुराहटों की यह लुका छिपी 1954 में खत्म हुई। वो मद्रास में एस.एस. वासन की फिल्म बहुत दिनों की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान ही उसे खून की उल्टी हुई। उसके बाद मधुबाला की बीमारी मीडिया में आग की तरह फैल गई। वासन और उनकी पत्नी ने मधुबाला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका काफ़ी ख्याल रखा। हालांकि अब तक मीडिया के जरिए उसकी बीमारी की खबर आम हो चुकी थी, लेकिन उससे मिलकर, उससे बात करके और उसकी खिलखिलाहटों में डूबकर ऐसा लगता था कि ये सारी खबरें झूठी हैं। मधुबाला ने खबरों की सच्चाई को अपनी मेहनत से ढकने की पूरी कोशिश की और कामयाब कोशिश की। इसी संघर्ष का नतीजा था कि लगातार काम करते हुए उसने खुद को एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ पर एक किस्से का जिक्र करना ज़रूरी है जो उसकी एक्टिंग की भूख को बयां करता है। यह 1954 की बात है। मशहूर फिल्मकार विमल राय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे। मधुबाला इस फिल्म में काम करना चाहती थी। वो विमल दा के काम की क्वालिटी और उनकी इमेज से भी वाकिफ थी और उनकी इज्जत भी करती थी। उन दिनों मधुबाला की मार्केट प्राइस काफ़ी हाई थी। विमल राय ने उसके प्राइस रेट को देखते हुए उसे इग्नोर किया और उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को साइन किया। जब मधुबाला को इस बारे में पता चला तो उसने इस फिल्म को सिर्फ ₹1 साइनिंग अमाउंट लेकर साइन कर लिया। इस घटना से फिल्मों और काम को लेकर उसके गंभीर सरोकारों को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ मधुबाला अपनी शरीर की बीमारी से लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसकी शोहरत आसमान छू रही थी। इन सब के बीच उसका अकेला मन किसी के साथ को बेचैन था। अब तक उसके दिल को कहीं ठौर नहीं मिला था। कमाल अमरोही से उसका ब्रेकअप हो चुका था। उसका दिल किसी की बेपनाह मोहब्बत का मुंतजिर था। मधुबाला की जिंदगी मोहब्बत की खोज थी।
वो लड़की जिसके दिल में मोहब्बत का समंदर लहरा रहा था, वो लड़की जो अपनी हंसी से धरती को भर देना चाहती थी, वो लड़की जो किसी के प्यार में दुनिया लुटाने को तैयार बैठी थी, वो लड़की जिसकी एक झलक देखने को हर कोई बेताब रहता था, जिसका सौंदर्य सर चढ़कर बोलता था, उसमें एक नशा था, वो लड़की इस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत को तलाशती रही। कभी उसमें उसके दिल का खाली कुआं हमेशा उसे बेचैन करता रहता था। उसकी हर खुशी में कोई गम भी शामिल रहता था। हमेशा उसकी प्रेम की तलाश में अगली कड़ी के रूप में उसकी जिंदगी में प्रेमनाथ आए। प्रेमनाथ उस दौर के बेहतरीन हीरो थे। उनका अपना मुकाम था। प्रेमनाथ से उसके प्रेम की शुरुआत काफी नाटकीय ढंग से हुई थी। एक दिन मधुबाला ने अपने मेकअप आर्टिस्ट मैरी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उन दिनों प्रेमनाथ फिल्म बादल की शूटिंग कर रहे थे। मैरी थोड़ी ही देर में प्रेमनाथ के मेकअप रूम के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? उसने बताया कि वो मैरी है, मधुबाला की मेकअप आर्टिस्ट। प्रेमनाथ ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद जो हुआ उसे प्रेमनाथ भी हैरत में पड़ गए। मैरी ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल करिए, वरना वापस कर दीजिएगा। प्रेमनाथ कुछ देर शॉक्ड ही रहे। फिर उन्होंने संदेशा भिजवाया कि उनसे कहो हमें ये फूल कबूल है। ये एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत थी। मधुबाला खुद को खुला खुला महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि यह मोहब्बत पिछली मोहब्बत से काफी अलग है। जहां कमाल अमरोही शायराना, बौद्धिक और गंभीर मोहब्बत में यकीन करते थे, वहीं प्रेमनाथ के साथ उसने अल्हड़, शरारत भरी और बिंदास मोहब्बत को जिया। अताउल्ला खां अपनी बेटी की लगाम कसना शुरू से जानते थे, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उसे कब कितना छूट देनी है। वो स्टार थी, उससे ही घर की रोजी रोटी चल रही थी, इसलिए वो किसी तरह का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। मधुबाला और प्रेमनाथ के रोमांस के किस्से हवाओं में घुलने लगे, लेकिन ये सिलसिला भी ज्यादा चला नहीं। लड़कियां जब प्यार करती हैं तो डूब जाती हैं। वो अपने प्रेमी को पूरा का पूरा हासिल करना चाहती हैं। लड़कों के लिए ये आसान नहीं होता। कमाल अमरोही से मधुबाला के दूर होने का कारण उसकी बीवी और बच्चे थे, लेकिन प्रेमनाथ तो कुंवारा था। उसका संग साथ मधु को रास भी आ रहा था। फिर क्या हुआ कि प्यार की ये डोर भी कट गई। क्या प्रेमनाथ का किसी और से अफेयर था या कारण कुछ और था? जो भी हो, लेकिन किस्सा यहीं खत्म हो गया। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। मधुबाला की जिंदगी की किताब के बाकी पन्ने में अगले क्लिप में खोलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।